सोल एंड टू अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें क्वीन से होटल बेसमेंट वीआईपी रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पे 3 एल्डर्स के सामने 2 बंदे घुटनों के बल बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि टीचर हम गलत थे, जिसपे ओल्ड सेन इनसे कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन जो यूसी अलायंस का हेडमास्टर होता है वो कहता है कि वाइस कल्ट मास्टर, आपको उस यंग मास्टर को लेके क्या महसूस होता है, जिसपे वाइस कल्ट मास्टर कहती है कि ये किसी वजह से सच में काफी स्पेशल है और इस तरह की ये जो फीलिंग है इससे ऐसा लगता है जैसे कि ये वही है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। जिसपे गोंगवान कहता है कि क्या आपका मतलब ये हो सकता है कि ये, जिसपे ये लेडी कहती है कि हाँ ये वही अजीब सी फीलिंग है। इसकी सोल रिंग्स अचानक से बदल गईं ओरिजिनल 5 से 1 ग्रे सोल रिंग में, जो कि काफी बेमिसाल है और ये यंग मैन वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसपे गोंगवान कहता है कि मैंने कुछ लोगों को भेजा है उसे फॉलो करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि वो कहाँ रहता है और इसके साथ किसका कॉन्टेक्ट है। और अब जब इसने जो अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करने की हिम्मत की है वो भी बिना हिचकिचाहट के हमारी जगह पे, तो पक्का ये बंदा किसी जाने माने बैकग्राउंड से होगा। और तभी एक पर्सन आके इसके कान में कुछ कहता है और इस बात को सुन के ये बंदा हैरान होने के साथ साथ गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम सभी 1 नंबर के निकम्मे हो। जिसपे लेडी पूछती है कि क्या हुआ, जिसपे गोंगवान बताता है कि इसके आदमी जो उसका पीछा कर रहे थे अचानक से वो इनकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। जिसके बाद ये लोग चैन एन को यहाँ पे बुलाते हैं और चैन एन यहाँ पे आते ही सभी को ग्रीट करता है और गोंगवान इससे डरावने तरीके से कहता है कि आखिर तुम नंबर 66 के बारे में कितना कुछ जानते हो, वो सब कुछ बताओ। जिसपे चैन एन कहता है कि ये जो पर्सन 66 है इसके एल्डेस्ट ब्रदर का नंबर 88 है और इन दोनों पे मेरा ध्यान तब गया जब ये दोनों यहाँ पे पहली बार आए थे। इसके बाद ये डिटेल में इन सभी को एक्सप्लेन करता है कि वो यह ने कैसे गोल्डन हॉल के अंदर एक बंदे को मारा था और कैसे इसने कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया और इसके साथ साथ ये कि ये कैसे बैट लगाता है और 90% ये जो कुछ भी बताता है वो सारा सच होता है, जबकि जो 10% होता है वो झूठ होता है या फिर कोई गलत इंफॉर्मेशन होती है जिससे कि ये अपने हुआ के साथ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को छिपा सके। जिसपे गोंगवान कहता है कि ऐसा दिखता है कि टांग वू का जो मेन उद्देश्य है वो सारे मनी और रेयर मेटल्स को यहाँ से ले जाने का है और चीजें काफी ज्यादा स्मूथली होती हैं जब किसी के पास अपनी खुद की डिजायर्स होती हैं। जिसपे ये लेडी कहती है कि जब मैं वापस लौट जाऊंगी तब मैं सुनूंगी कि कल्ट मास्टर क्या चाहती हैं और शायद कल्ट मास्टर यहाँ पे उस बंदे के लिए आए और पूरी उम्मीद है कि ये वही बंदा है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। जिसके बाद हमें मिंग युई होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सभी लोग टेलीपोर्ट करके अपने रूम्स के अंदर आ गए होते हैं, जबकि इस तरफ यह भी थोड़ा सा परेशान होता है और ये कहता है कि अगर आप लोगों को मुझ पे विश्वास है तो कुछ भी मत पूछना, मैं अभी के लिए आप सभी को सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि मैं किसी तरीके का इविल सोल मास्टर नहीं हूँ। जिसपे सही तो कहता है कि मैं तो काफी थका हुआ हूँ इसलिए मैं तो अभी आराम करने जा रहा हूँ, लिटिल जूनियर ब्रदर आपको भी अच्छे से रेस्ट कर लेना चाहिए। जबकि नाना यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि लॉर्ड प्लीज आप अच्छे से रेस्ट करना, अब मैं भी यहाँ से चलती हूँ। जिसके बाद नाना और सही तो ये दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं और अब सिर्फ युहा और वांगडोंग इस रूम के अंदर रह गए होते हैं और इन दोनों के यहाँ से जाते ही वांगडोंग कहती है कि युहा मैं डिसएग्री करती हूँ और डिसएग्री वाली बात को सुन के युहा हैरान होता है। तो वांगडोंग कहती है कि होली स्पिरिट कल्ट के अंदर घुसपैठ करने के लिए मैं सहमत नहीं हूँ। तो यह भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता है। जिसके बाद वांगडोंग यह के साथ बेड पे लेट जाती है और कहती है कि मुझे ये सब तब से पता है जब से तुमने अपनी पावर को दिखाया है और मैं ये भी काफी अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुमने इस अंडरवर्ल्ड के कंपटीशन के अंदर रेयर मेटल्स के लिए पार्टिसिपेट नहीं किया है और तुम्हारा असली उद्देश्य तो ये है कि तुम यूसी अलायंस और होली स्पिरिट कल्ट के बीच के रिलेशनशिप का फायदा उठा के अंदर जा सको और तुम पहले से ही काफी अच्छी तरीके से जानते थे कि होली स्पिरिट कल्ट के लोग तुम्हारी पावर्स को देखने के बाद कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे। जिसपे यह कहता है कि डोंगर तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गई हो। जिसपे डोंगर कहती है कि तो मैं इसलिए इस चीज को लेकर सहमत नहीं हूँ क्योंकि होली स्पिरिट कल्ट के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारे साथ काफी फेमिलियर हैं और ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि टीचर जिया के लिए तुम्हें पहचानना कितना आसान होगा और एक बारी जो ये तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम उस पावरफुल कल्ट से बच के निकल सकोगे। जिसपे यह कहता है कि किसी को कुछ तो करना ही होगा। होली स्पिरिट कल्ट की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा टेरिफाइंग चीज नहीं है, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा टेरिफाइंग है वो उनका मिस्टिकल नेचर है और हमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है कि असल में होली स्पिरिट कल्ट के अंदर क्या हो रहा है और हमें तो यहाँ तक कि ये भी नहीं पता है कि वो लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। चलो एक बारी तुम सोचो कि अगर किसी दिन अचानक से होली स्पिरिट कल्ट अटैक कर देती है तो ये चीज हमारे लिए हमारे अंत का
का सिग्नल होगी। और चिंता मत करो, जैसे मुझे पता चल जाएगा कि अंदर क्या चल रहा है तो मैं तुरंत ही पीछे हट जाऊंगा। और तुम्हें भी समझना चाहिए कि मैं उस चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो वांग डोंग याओ के ऊपर बैठ जाती है और कहती है कि जब तक कि मैं मर नहीं जाती तब तक तुम्हारी जिंदगी मुझसे बिलोंग करती है, इस वांग डोंगर से। और अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। और वांग डोंगर को ऐसी बातें करता देख याओ भी हैरान होता है, लेकिन तभी अचानक से डोंगर इसे किस करने लगती है। और किस करने के बाद ये याओ से काफी प्यार से कहती है कि ठीक है चलो अब मुझसे ये वादा करो। जबकि इस तरफ याओ काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और ये कहता है कि ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ। इस बात को सुन के डोंगर भी काफी खुश होते हुए कहती है कि सच में तो तुम्हें वो याद रखना होगा जो मैंने तुमसे कहा है। और फिर याओ कहता है कि डोंगर मेरी बैठने में मदद करो, मैं थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। जिस पे डोंगर कहती है कि तुम आज कितने ज्यादा थके हुए दिख रहे हो, तो बस अभी के लिए रेस्ट करो। जिस पे याओ कहता है कि मैंने पहले जिस एबिलिटी को इस्तेमाल किया था ये वही थी जिसे टीचर मेरे लिए छोड़ गए थे। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कोई सील मेरे स्पिरिचुअल सी के अंदर टूट चुकी है और मुझे जाके देखना होगा कि टीचर मेरे लिए क्या छोड़ गए हैं। जिस पे डोंगर कहती है कि ठीक है लेकिन तुम ज्यादा मशक्कत मत करना। जिसके बाद यह बैठ के मेडिटेट करने लगता है जिससे कि ये अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर आ जाता है, जहाँ पे हम एक बारी और वापिस से इलाई केशी को देखते हैं। और टीचर को देखते ही यह काफी खुश हो जाता है। तो इलाई केशी कहता है कि युहाओ मुझे काफी खुशी है कि तुम मेरे इस मैसेज को देख सकते हो, और जब तुम इसे देखोगे तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर काफी होगी तुम्हारी इनहेरिटेंस को सपोर्ट करने के लिए। और मैंने यहाँ से जाने से पहले इस मैसेज को तुम्हारे लिए बनाया था और ये बस मेरी मेंटल पावर की एक छवि है, ना कि ये असलियत में मैं खुद हूँ। यह मैं काफी लंबे समय तक हिचकिचाता रहा और मैं हमेशा अपने आप से पूछता रहा कि क्या मुझे अपने अनडेड मैजिक को तुम्हें दे देना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों की नजरों में अनडेड मैजिक एक इविल चीज है। क्योंकि ये जो अनडेड मैजिक है ये डेथ कॉर्प्स और सोल से रिलेटेड है। और ये अनडेड मैजिक असल में इतना ज्यादा खतरनाक भी नहीं है, बल्कि ये तो ह्यूमन एजेंस और सो कॉल्ड ओरिजिन के काफी करीब है। और सारी रिसर्च अनडेड मैजिक से ही बिलोंग करती है, जो कि लाइफ के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है। और मेरे अनडेड मैजिक को इनहेरिट करने से पहले तुम्हें अपने दिमाग के अंदर एक चीज अच्छे से डाल लेनी है कि अनडेड मैजिक की जो टैबू और ग्रेट पावर है वो इसे और भी कहीं ज्यादा खतरनाक बना देती है। और एक बारी जो तुम डार्कनेस में गिर गए तो ये निश्चित रूप से तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा और शायद तुम्हारी बॉडी भी स्पिरिट्स के साथ चली जाए, लेकिन तुम्हारे हार्ट को सिर्फ लाइट की तरफ ही बढ़ते रहना होगा। और हाँ, तुम कभी भी नफरत में अंधे नहीं हो सकते हो। और टीचर सिर्फ यही आशा कर सकते हैं कि इनकी ये लेगेसी कंटिन्यू रहेगी। और तुम्हारी जो दुनिया है ये मेरी दुनिया से काफी ज्यादा अलग है और तुम्हारी दुनिया के अंदर एक तरीके की स्पेशल पावर दिखती है। और एक बारी जो तुम्हारा कल्टीवेशन बेस एक निश्चित लेवल पे पहुंच जाए तो तुम्हारी दुनिया की ये स्पेशल पावर तुम्हें किसी और जगह पे एडवांस कर सकती है। और एक तरीके से इलाई केशी गॉड रियलम की बात कर रहे हैं। और फिर इलाई केशी कहता है कि ये काफी बुरी बात है कि मैं तुम्हारे उस दिन को आते हुए नहीं देख पाऊंगा। और मेरा जो हाईएस्ट लेवल का अनडेड मैजिक है वो तुम्हारी मेमोरी के अंदर तुम्हारे साथ इंटीग्रेट हो चुका है और तुम्हें बस लगातार अपनी स्पिरिचुअल पावर को इम्प्रूव करते रहना होगा, बस इसे इस्तेमाल करने के लिए। और तुम्हें ये पक्का याद रखना ही होगा कि लाइफ एंड डेथ के बीच में जो चीज पड़ती है वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि लाइफ है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।